Good morning, students, and welcome again to my another class. आगे स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 लेते हैं और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, मेंडल के एक्सपेरिमेंटल टूल की बात करेंगे और वेरियस टर्मिनोलॉजी की बात करने वाले हैं जो कि जेनेटिक्स के पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2, क्लास 10th चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। मेंडल जिसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ग्रेगोर जॉन मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, मेंडल का पूरा नाम ग्रेगोर जॉन मेंडल था और उन्होंने अपने प्रयोग प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन पे शुरू किए, पादप प्रजनन और संकरण पे शुरू किए। प्लांट ब्रीडिंग को हिंदी में हम पादप प्रजनन कहेंगे और हाइब्रिडाइजेशन को हम संकरण बोलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया स्टूडेंट्स जब दो भिन्न भिन्न किस्मों को आपस में क्रॉस करवाया जाएगा। ही प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग थिंग्स। मेंडल साहब ने लिविंग थिंग्स के लिए इनहेरिटेंस के लॉज प्रपोज किए, आनुवंशिकता के नियम जीवित चीज़ों के लिए या जीवित जीवों के लिए मेंडल के द्वारा दिए गए, एंड नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसीलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल साहब को कहा जाता है या ग्रेगोर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। आगे आप देखिए, ही चूज्ड पाइसम सेटाइवम। याद रखेंगे आप, मेंडल के द्वारा अपने एक्सपेरिमेंटल टूल के लिए पाइसम सेटाइवम या गार्डन पी प्लांट को चुना गया फॉर हिज रिसर्च। अपने रिसर्च के लिए मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर गार्डन पी, और मेंडल ने इसके लिए गार्डन पी के कई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को अपने प्रयोगों में शामिल किया। दीज आर एज फॉलोज, और ये जो कैरेक्टर्स थे वो निम्न प्रकार से हैं हमारे पास। अब देखिए इस टेबल में आपको ये ट्रेट्स या कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट। सबसे पहला कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया वो था प्लांट हाइट का। प्लांट हाइट में टॉल और ड्वार्फ प्लांट मेंडल साहब के द्वारा लिए गए। जो टॉल कैरेक्टर था वो डोमिनेंट कैरेक्टर था और जो ड्वार्फ कैरेक्टर था वो रिसेसिव था। डोमिनेंट से हमारा मतलब हो गया प्रभावी लक्षण और रिसेसिव से हमारा लक्षण हो गया रिसेसिव से हमारा मतलब हो गया अप्रभावी लक्षण। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, प्लांट हाइट में मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ प्लांट लिए। शेप ऑफ सीड्स में राउंड और रिंकल्ड सीड लिए। कलर ऑफ सीड्स में येलो ग्रीन, कलर ऑफ पॉट्स में ग्रीन येलो, शेप ऑफ पॉट्स में इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सेल और टर्मिनल, और फ्लावर कलर में पर्पल वाइट। तो आप ये 7 जो करेक्टर है पेयर्स में आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, मेंडल के द्वारा स्टडी किए गए थे। प्लांट हाइट टॉल एंड ड्वार्फ, लंबा और बोना। शेप ऑफ सीड्स, जो बीजों का आकार था वो भी 2 प्रकार का यहाँ पर स्टडी किया गया, राउंड गोल बीज और झुर्रीदार बीज रिंकल्ड। कलर ऑफ सीड्स की हम बात करते हैं, बीजों के कलर की येलो एंड ग्रीन। कलर ऑफ पॉट्स, जो फली का रंग था ग्रीन और येलो यहाँ पर लिया गया। शेप ऑफ पॉट्स, फली का आकार इन्फ्लेटेड फुली हुई फली, फुल फली या फुली हुई फली, और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब फ्लैट फली या संकुचित फली। पोजीशन ऑफ फ्लावर की यहाँ पे बात की गई तो एक्सेल और टर्मिनल, अक्षस्थ और कक्षस्थ। फ्लावर ऑफ कलर की हम बात करते हैं तो पर्पल और वाइट फ्लावर यहाँ पर लिए गए। आगे हम मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ही चूज गार्डन पी पाइसम सेटाइवम। गार्डन पी का जो बॉटनिकल नेम होता है या साइंटिफिक नेम होता है वो पाइसम सेटाइवम होता है, और इसे लिखने का तरीका है स्टूडेंट्स, आप जो पाइसम का पी है वो बड़ा लेटर लिखेंगे और सेटाइवम का एस जो छोटा लेटर लिखेंगे, और लिखने के बाद आप नीचे इनको अंडरलाइन करेंगे। एज इज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बिकॉज ऑफ, तो मेंडल ने गार्डन पी को अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के लिए चुना। उसका कारण था अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स, क्योंकि गार्डन पी में ऐसे कई कैरेक्टर्स पाए जाते थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जिन्हें आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता था। पहला कारण रहा कि मेंडल ने गार्डन पी को अपने एक्सपेरिमेंटल टूल के लिए
चुना। दूसरा कारण रहा शॉर्ट लाइफ स्पान ऑफ द प्लांट। गार्डन पी का जो लाइफ स्पान होता है, जीवन काल होता है, वो काफ़ी शॉर्ट होता है, आप याद रखेंगे। नॉर्मली अलाउज सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट। गार्डन पे में नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, स्वपरागण होता है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पोलिनेशन भी आसानी से करवाया जा सकता है, पर परागण भी करवाया जा सकता है, आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस एट ए टाइम। एक समय में कई संख्या में सीड्स जो है हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये 4 मुख्य कारण रहे कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंटल टूल के लिए गार्डन पी को सेलेक्ट किया। आगे स्टूडेंट्स हम सम इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं जो जेनेटिक्स के पर्पस से, आनुवंशिकी के पर्पस से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला टर्म हमारे पास आ जाएगा क्रोमोजोम, जिन्हें हम हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो धागेनुमा संरचनाएं होती है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, जो कि एक कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर, एक केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, आप बिल्कुल याद रखेंगे। फॉर्म्ड बाय डीएनए, और ये क्रोमोजोम जो है डीएनए से बने होते हैं, दैट कैरीज द जीन्स, और ये जीन्स को कैरी करने का काम करते हैं, या जीन्स इनके ऊपर पाए जाते हैं। लीनियर अरेंजमेंट में जीन्स जो है वो क्रोमोजोम पर पाए जाएंगे। जीन्स की हम बात करते हैं, जीन इज ए रिलेटिवली शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए। जो जीन होते हैं स्टूडेंट्स वो रिलेटिवली डीएनए की छोटी लेंथ से मिलकर बने होते हैं, दैट कोड्स फॉर ए प्रोटीन, और ये एक प्रोटीन के लिए कोड का काम करते हैं। जीन्स आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स को हम आनुवंशिकता की या गति की यूनिट्स इकाई मानते हैं, दैट आर कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जो जीन होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म में एक विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी एक जीन के द्वारा एक विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज्म को दिया जाएगा। दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। जीन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, डोमिनेंट जीन, प्रभावी जीन। इट डिसाइडेड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और ये प्रभावी जीन एक ऑर्गेनिज्म के अपीयरेंस को, कि वो किस प्रकार से दिखाई देगा, उसको डिसाइड करेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव जीन, और इसके ऊपर अल्टरनेटिव जीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए कैपिटल लेटर, और इसे हम कैपिटल लेटर के द्वारा शो करेंगे, यानी डोमिनेंट जीन को कैपिटल अक्षर के द्वारा या कैपिटल लेटर के द्वारा शो किया जाएगा, दिखाया जाएगा, आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम रिसेसिव जीन की बात करते हैं। दूसरा जीन हमारा रिसेसिव जीन हो जाएगा, जो कि अप्रभावी जीन हो जाएगा। इट कांट शो इट्स अपीयरेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में रिसेसिव जीन अपना अपीयरेंस नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये अप्रभावी होता है। इट शोज इट्स प्रेजेंस व्हेन बोथ जीन्स आर रिसेसिव। यह अपना प्रभाव तभी दिखाएगा जब दोनों के दोनों जीन जो है वो प्रभावी जीन्स के रूप में प्रेजेंट हैं, एंड डोमिनेंट जीन इज नॉट प्रेजेंट, और डोमिनेंट जीन जब प्रेजेंट नहीं होगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए स्मॉल लेटर, और उसे हम छोटे अक्षर के द्वारा शो करेंगे। अभी हम आगे एक्सपेरिमेंट भी देखने वाले हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वहाँ पर हम डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन दोनों की सिंबॉलिक बात भी करेंगे। एलिल्स की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के, एलिल्स क्या हो जाएंगे, तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, एक जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है, जो एकांतर फॉर्म्स होती है जीन की, उसे ही हम एलिल्स बोलेंगे, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये एक ही जीन की 2 फॉर्म्स है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स है। एक कैपिटल टी डोमिनेंट जीन को दिखाता है, और स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव जीन को दिखाएगा। फिनोटाइप की आगे हम बात करते हैं, जिसे हिंदी में लक्षण प्रारूप कहेंगे स्टूडेंट्स। इट रेफर्स टू द फिजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के फिजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस को ही हम, जो बाहरी अपीयरेंस है एक ऑर्गेनिज्म का, उसे हम फिनोटाइप कहेंगे। इट इज़ ए विजिबल ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और ये एक ऑर्गेनिज्म का दिखाई देने वाला ट्रेट होता है, कैरेक्टर होता है या फीचर होता है। जीनोटाइप की आगे हम बात करते हैं। इट रेफर्स टू द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को या उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को, जेनेटिक संगठन को, आनुवंशिक संगठन को हम जीनोटाइप बोलेंगे, जीन प्रारूप कहेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए पेयर ऑफ लेटर्स सच एज कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम लेटर्स के पेयर के द्वारा दिखाते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी प्योर टॉल प्लांट को दिखाएगा, स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी इम्प्योर टॉल प्लांट को दिखाएगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी भी टॉल ही होगा, क्योंकि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट एलील है, और स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट को दिखाएगा। तो आप याद रखेंगे प्योर ड्वार्फ प्लांट को। F1 जनरेशन की आगे हम बात करते हैं। आल्सो कॉल्ड फर्स्ट फीलियल जनरेशन। F1 जनरेशन को हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं। When 2 parents cross to produce offsprings,
देन दैट प्रोजन इज रेफर टू एज F1 जनरेशन। तब जब दो पेरेंट्स आपस में क्रॉस करके ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं तब उनकी प्रोजेनी को हम F1 जनरेशन कहेंगे। इसी प्रकार से F2 जनरेशन आगे वाली जनरेशन को माना जाएगा, आल्सो नोन एज सेकंड फीलियल जनरेशन। व्हेन द फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनीज क्रॉस अमंग देमसेल्व्स, जो फर्स्ट जनरेशन की प्रोजेनीज है जब उनको आपस में क्रॉस करवाया जाएगा तो हमें F2 जनरेशन प्राप्त हो जाएगी। इट रिजल्ट्स इन F2 जनरेशन। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स किस प्रकार से F1 और F2 जनरेशन को हम डिफाइन करेंगे। मेंडल कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल ने कई सीरीज में कई पंक्तियों में एक्सपेरिमेंट्स करवाए इन विच ही क्रॉस द पॉलिनेटेड प्लांट्स टू स्टडी वन करेक्टर, और जिसके अंदर उन्होंने पॉलिनेटेड प्लांट को क्रॉस करवाया एट ए टाइम वन करेक्टर, एक समय में एक करेक्टर की स्टडी उनके द्वारा की गई। सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हम बात करते हैं। क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विथ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स इज कॉल्ड ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जब दो पी प्लांट्स में एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के बीच में, केवल एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के बीच में क्रॉस करवाया गया तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा गया। फॉर एग्जांपल क्रॉस बिटवीन ए टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, शॉर्ट प्लांट, हियर कैपिटल टी हैज बोथ डोमिनेंट एलिल्स एंड स्मॉल टी हैज बोथ रिसेसिव एलिल्स हैंस टर्न्ड अप टॉल एंड ड्वार्फ रेस्पेक्टिवली। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, कैपिटल टी लंबा पौधा बनाएगा और स्मॉल टी शॉर्ट प्लांट या बोना पौधा बनाएगा। इस प्रकार अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप देख लीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले मेंडल के द्वारा जो पहला पेयर स्टडी किया गया था वो टॉल और ड्वार्फ प्लांट का किया गया था। पेरेंटल जनरेशन में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बात करेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया। कैपिटल टी आपका लंबेपन वाला पौधा हो जाएगा और ये शुद्ध बोना पौधा हो जाएगा। यहाँ से हम गैमेट्स बनेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी एक ही प्रकार के गैमेट्स, दो गैमेट्स बनेंगे। स्मॉल टी दो गैमेट्स बनेंगे एक ही प्रकार के। जब इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास F1 पीढ़ी में सारे के सारे जो पौधे आएंगे वो टॉल आएंगे, लेकिन सारे के सारे इम्प्योर टॉल होंगे। आप याद रखेंगे क्योंकि उसमें स्मॉल टी भी है, लेकिन जो पौधे अपना करेक्टर शो करेंगे वो लंबेपन वाला करेक्टर ही शो करेंगे, क्योंकि कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी पर प्रभावी जीन का काम करेगा। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए F1 जनरेशन जीनोटाइप जो हो जाएगा यहाँ पर ऑल आर कैपिटल टी और स्मॉल टी एंड ऑल आर टॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। आगे ये F1 जनरेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स। F1 जनरेशन की प्रोजेनी के बीच में आगे मैटिंग कराई जाएगी या क्रॉस करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इनके बीच में जब क्रॉस करवाया जाएगा तो हमें जो आगे की जनरेशन मिलेगी वो कुछ इस प्रकार से मिलेगी। आप देखिए कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो F2 जनरेशन में स्टूडेंट जो जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा वो आप यहाँ पे देखिए 1:2:1 आपको नज़र आ रहा है। एक शुद्ध लंबा है, दो अशुद्ध लंबे हैं और एक शुद्ध बोना है। और फिनोटाइप जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे यहाँ पर फिनोटाइप को। फिनोटाइप जो हो जाएगा वो 3:1 टॉल एंड ड्वार्फ, 3 लंबे पौधे और एक ड्वार्फ पौधा या बोना पौधा यहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाने की कोशिश करेंगे और इसे अच्छे से याद करेंगे। इसे कॉपी में आप बनाने की कोशिश भी करेंगे ताकि आपको ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ जाए। आगे स्टूडेंट्स हम कंक्लूजन देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या कंक्लूजन निकाला गया। तो आप देखिए कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर टॉल प्लांट्स वाइल स्मॉल टी इज शॉर्ट प्लांट। जैसा मैं बता चुका हूँ, ए सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। कैपिटल टी की एक सिंगल कॉपी भी प्लांट को टॉल बना सकती है, वाइल बोथ कॉपीज हैव टू बी स्मॉल टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट। और जब प्लांट शॉर्ट शो करेगा तो उसके पास दोनों कॉपी स्मॉल टी की होनी चाहिए। ट्रेट्स और करेक्टर्स लाइक कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट एलिल ट्रेट एंड स्मॉल टी इज रिसेसिव एलिल ट्रेट। तो कैपिटल टी आपका डोमिनेंट एलिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, डोमिनेंट ट्रेट को शो कराएगा, और स्मॉल टी आपका रिसेसिव एलिल हो जाएगा, रिसेसिव ट्रेट को शो तब करेगा जब दोनों ही एलिल स्मॉल टी वाले होंगे। डोमिनेंट एलिल ट्रेट विल एक्सप्रेस, जो डोमिनेंट एलिल ट्रेट होते हैं वो एक्सप्रेस होंगे, अपने आप को शो करेंगे, वेल रिसेसिव एलिल ट्रेट विल रिमेन सप्रेस। जो रिसेसिव एलिल ट्रेट होंगे वो डोमिनेंट एलिल ट्रेट की या डोमिनेंट एलिल की प्रेजेंस में अपने आप को सप्रेस्ड कर देंगे, यानी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़िए। आगे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिए गए रूल्स की भी बात करेंगे। 2 रूल्स है। सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके अलावा हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी देखने वाले हैं, या
लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम भी हम पढ़ेंगे, जो कि मोनोहैब्रिड क्रॉस के ऊपर ही बेस्ड थे। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से इस लेक्चर को तैयार कीजिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।